एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई हैबिट बिल्डिंग की नंबर 1 बुक है। छोटी छोटी एक्टिविटी जो हम डेली करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें उनका कोई रिजल्ट नहीं दिखता, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। जिस प्रकार मनी कंपाउंड इंटरेस्ट में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपके हैबिट्स का प्रभाव बार बार करने से बढ़ता जाता है। जब आप 2, 5 या 10 वर्ष के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, तब आपको क्लियरली दिखता है कि अच्छी हैबिट्स के वैल्यू क्या है और बुरी हैबिट्स के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस को आप मिस न कर सके। लेट्स बिगिन। ब्रिटिश साइकिलिंग का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा था। वो पिछले 100 सालों में केवल एक ही गोल्ड मेडल जीत पाए थे। वे सबसे बड़े कंपटीशन टूर डी फ्रांस में बहुत खराब परफॉर्मेंस किए थे। यहाँ तक कि यूरोप के टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर्स में से एक ने तो उन्हें साइकिल बेचने तक मना कर दिया, ताकि ब्रिटिश साइकिलिस्ट की वजह से उनका ब्रांड वैल्यू न घट जाए और उनकी साइकिल की बिक्री घट सकती थी। ब्रिटिश साइकिलिंग का किस्मत तब बदला जब ब्रेसफोर्ड को न्यू कोच बनाया गया। वे दूसरे कोचों से अलग थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में 1% सुधार करने का डिसीजन लिया। साइकिल के सीट, टायर्स, खिलाड़ियों के क्लोथ से लेकर खिलाड़ियों के रात के सोने के पिलो में भी सुधार किया। इस तरह उन्होंने छोटे छोटे सैकड़ों सुधार किए। इनका रिजल्ट इतना तेजी से आया कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ब्रेसफोर्ड के पद संभालने के 5 वर्ष बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग के टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीते। 4 वर्ष बाद लंदन ओलंपिक में वे 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की, जो साइकिलिंग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सफल समय माना जाता है। ऑथर का मानना है, यदि आप डेली 1% बेटर होते हैं तो आप साल के अंत तक 37 टाइम्स पहले से ज्यादा बेटर हो जाते हैं, और यदि आपका परफॉर्मेंस डेली 1% डिक्रीज होता है तो आप साल के अंत तक आप अपने ओरिजिनल के 0.03% ही रह जाते हैं। ऑथर बताते हैं, आपको गोल्स के बजाय सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गोल विनर और लूजर दोनों के होते हैं, बट जो चीज विनर को लूजर से अलग करता है वो है विनर इम्प्लीमेंट करते हैं, वे कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं। गोल अचीव करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। हम सोचते हैं कि हमें रिजल्ट बदलना चाहिए, बट जब हम इनपुट्स में सुधार कर लेते हैं तब रिजल्ट खुद चेंज हो जाते हैं। बिहेवियर में बदलाव के 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट, आउटकम्स को चेंज करना, जैसे वेट लूज करना, बुक पब्लिश करना, कंपटीशन जीतना। दूसरा लेयर होता है प्रोसेस को चेंज करना, जैसे जिम में नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके। थर्ड, जो डीपेस्ट लेयर होता है, वो है आइडेंटिटी में बदलाव करना। यह लेयर आपकी धारणाओं को बदलने से संबंधित है, जैसे दुनिया के बारे में आपका राय, आपकी खुद की इमेज, आपका खुद को और दूसरों को देखने का तरीका। आउटकम बेस्ड हैबिट में इस बात पर फोकस किया जाता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट में इस बात पर फोकस किया जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सोचिए, 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब पहले व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, बट वो व्यक्ति अब भी मानता है कि वो सिगरेट पीने वाले लोगों में से है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है, वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, बट यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान अब सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ऑथर बताते हैं, आपको आउटकम्स बेस्ड हैबिट के बजाय आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट पर फोकस करना चाहिए। जैसे आपका गोल बुक रीडिंग करने का नहीं, रीडर्स बनने का होना चाहिए। आपका गोल मैराथन में रन करने का नहीं, बल्कि रनर बनने का होना चाहिए। कोई भी आदत 4 स्टेप से बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिवार्ड। क्यू हमारे माइंड को कोई भी चीज करने के लिए याद दिलाता है। क्रेविंग हमारे माइंड को फोर्स करता है एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स जब हम एक्शन लेते हैं, और रिवार्ड जो हमें एक्शन लेने के बाद हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन पर कोई न्यू मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, यह क्यू है। आपको मैसेज खोलकर देखने का मन करता है, ये क्रेविंग है। आप अपने फोन उठाकर मैसेज पढ़ते हैं, यह रिस्पॉन्स है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप अच्छा या बुरा फील करते हैं, ये आपका रिवार्ड है।
यह लूप इस तरह चलता रहता है। कोई भी हैबिट्स इन चारों स्टेप में किसी एक के बिना नहीं बन पाएगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर हम कोई भी अच्छी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं या कोई भी बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छी हैबिट बनाने के लिए आपको क्यू को ऑब्वियस, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। जैसे आप बुक रीडिंग का हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्यू को ऑब्वियस, यानी आप बुक्स को ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आपको बुक आसानी से दिखाई दे। आपको इसे अट्रैक्टिव, आप कुछ नया सीखने के लिए बुक पढ़ सकते हो। थर्ड, रिस्पॉन्स को इजी, यानी आप बुक को ऐसी जगह रख सकते हो जहां से आप जब चाहो तब उठाकर पढ़ सकते हो, चाहे टेबल पर हो या फिर बेड पर। फोर्थ, रिवार्ड को सेटिस्फाइंग, आपने बुक पढ़कर जो भी सीखा है उसे अपनी लाइफ में यूज कर अपनी लाइफ को पहले से ज्यादा बेटर बना सकते हो। इसके उलट अगर आप किसी बैड हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिगरेट पीने की लत है, आप सिगरेट पीने की आदत को खत्म करना चाहते हो तो आपको इसे इनविजिबल कर देना है। आपको सिगरेट खरीदना बंद कर देना है और इसे अपने घर और अपने आसपास से सिगरेट को हटा देना है। सेकंड, इसे अनअट्रैक्टिव बना देना है। आप सिगरेट के बारे में रिसर्च कर सकते हो या किस तरह आपकी हेल्थ पर बुरा असर कर सकता है। थर्ड, आपको इसे डिफिकल्ट बनाना है। आपको अपने फ्रेंड्स जो स्मोक करते हैं उनसे दूर रहना है। आप जिस शॉप से सिगरेट बाय करते हैं उस शॉप पर आपको जाना नहीं है। फोर्थ, इसे आपको अनसेटिस्फाइंग बना देना है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हो और इस तरह हेल्थी हैबिट बिल्ड कर और सिगरेट से होने वाली भयानक बीमारियों के बारे में अवेयर होकर इसे अनसेटिस्फाइंग बना सकते हो। ऑथर बताते हैं हैबिट्स एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना चाहिए कि हम अच्छी हैबिट को आसानी से बिल्ड कर सकें। जैसे बोस्टन के एक हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नाइक के पास एक आइडिया था। वे हॉस्पिटल के स्टाफ और वहां पर आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदत को बदलना चाहती थी, वो भी उन्हें बिना बताए। एनी और उनके साथियों ने गैस रजिस्टरों के पास रखी रेफ्रिजरेटरों जिसमें हमेशा सोडा भरा होता था। वे लोग उसमें पानी की बोतलों को ऐड किया, साथ ही कमरे में खाने के चीजों के साथ बहुत सारे पानी के बोतल की बास्केट रख दिया। अगले 3 महीनों के बाद यह देखने को आया कि सोडा की बिक्री 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतल की बिक्री 25.8% बढ़ गई है। उन्होंने इस तरह से खाने की चीजों में व्यवस्था की और किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सेल्फ कंट्रोल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो तो आपको अपने अट्रैक्शन को रोकने के बजाय आप जिस चीज से अट्रैक्टेड हैं उसे ही हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं तो आपको टीवी को ही हटा देना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम प्रोग्रेस को फील करते हैं। कोई हैबिट बनी हुई है या नहीं, इसके लिए हमें हैबिट ट्रैकिंग करना चाहिए। जैसे डेयरी स्मिथ जो सेलिंग करते थे, वे हर सुबह अपने डेस्क में 2 जार रखते थे। एक में 120 पेपर क्लिप्स रहते थे और दूसरा बिल्कुल खाली रहता था। जैसे ही वो काम के लिए तैयार हो जाते थे तो वो सेल्स कॉल करते थे और वो हर सेल्स कॉल के बाद एक पेपर क्लिप निकालकर दूसरे जार में डाल देते थे और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता था जब तक वह 120 पेपर क्लिप एक जार से निकालकर दूसरे जार में डाल ना दे। मात्र 18 वर्ष में डेयरी स्मिथ $50 लाख फर्म को दिए। 24 वर्ष की एज में उन्हें $75,000 पर ईयर मिलने लगे। इस तरह बहुत कम समय में वह 6 फिगर इनकम जनरेट करने लगे। गोल्डीलॉक्स का नियम का यूज कर हम किसी भी काम को करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि इंसान उन कामों के लिए ज्यादा इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड होते हैं जो उनके बजट कैपेसिटी और सीमाओं के अनुरूप होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। जैसे आपको टेनिस पसंद है और अगर आप किसी छोटे बच्चे से खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आप हर पॉइंट जीतेंगे, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसके उलट अगर आप किसी प्रोफेशनल प्लेयर जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स से खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्ड होगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्लेयर से खेलते हैं, जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ पॉइंट वो जीतेंगे और इस तरह यह मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। यह गोल्डीलॉक्स के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।